Good morning everyone. Welcome to our online classes organized by Bagadia Bal Vidya Niketan. We were going through the lesson what is government, सरकार है क्या, chapter 3rd of civics. Till the time we have gone through the definition of the government कि government है क्या, उसकी definition हमने पढ़ी. Then after different levels of the government हमने अलग अलग level पढ़े government के. उसके बाद हमने थर्ड पढ़ा था व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. ओनली टू मेजर टाइप्स वी हैव गॉन थ्रू दैट दीज आर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड मोनार्चियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. उसके बाद हमने पढ़ा कि किस प्रकार सरकारों को पावर मिलती है डिसीजन लेने की. उसमें हमने दो सरकारें पढ़ी. डेमोक्रेसी में लोग वोट डालते हैं, इन लोगों ने पावर दे रखी है. मोनार्चियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हेरिडिटरी है, यानी राजा अपनी मर्जी से शासन करता है. ये हमने फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट पढ़ी थी. अब हम बेसिकली डिस्कस करेंगे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकार विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल, लोगों के द्वारा चुनी जाने वाली सरकार. अब भारत में कौन सी गवर्नमेंट है, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज इन इंडिया. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन दिसंबर 2018 योर पेरेंट्स, आपके माता पिता उन्होंने वोट डाला एंड द कांग्रेस गवर्नमेंट वाज देयर. अब कांग्रेस सरकार बनी, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने. देन आफ्टर इन मई 2019 में लास्ट ईयर हमने वोट डाला सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट के लिए. मोदी जी हमारे देश के दोबारा प्रधानमंत्री बने. तो यानी वोट के द्वारा सरकार चुनी जाती है. अब भारत में कौन सी सरकार है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही. हम वोट के द्वारा हमारी सरकार चुनते हैं. ऐसा नहीं हमें एक दिन में सारी छूट मिल गई थी कि हम अपनी सरकार अपने आप बनाए. हमने काफी लंबा संघर्ष किया. ब्रिटिश टाइम के दौरान हमें इस प्रकार की अथॉरिटी नहीं थी. इस प्रकार बाकी देशों ने भी संघर्ष किया. इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार. इसका मतलब वास्तविक पावर किसके हाथ में है, लोगों के हाथ में. इसका मतलब वास्तविक पावर डेमोक्रेसी में किसके हाथ में है, लोगों के हाथ में है. तो यह है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू वोटिंग. लोग जो हमारे ऊपर शासन करेंगे वो किसके द्वारा, हमारे द्वारा ही चुने जाएंगे, वोट के द्वारा. हमारी डेमोक्रेसीज को हम बोलते क्या हैं, दीज आर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज प्रतिनिधित्व वाली लोकतंत्र. कैसे, अब देखिए हमारे पास पॉपुलेशन कितनी है, नियरली अबाउट 130 करोड़, 130 करोड़ की जनसंख्या. इज इट पॉसिबल टू कम टुगेदर एंड टेक द डिसीजंस. क्या सारे इकट्ठे आए और डिसीजन ले लें, क्या 130 करोड़ लोग इकट्ठे बैठ के डिसीजन ले सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल. तो जहां पॉपुलेशन ज्यादा है वहां डायरेक्ट डिसीजन नहीं लिए जा सकते, प्रत्येक व्यक्ति डिसीजन में शामिल नहीं हो सकता. उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, उसके लिए एक प्रतिनिधि चुना जाता है. जैसे कि हमारे यहाँ अगर लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो एक एमएलए चुनते हैं हम. जैसे आपने लक्ष्मणगढ़ से गोविंद सिंह डोटासरा को चुना, उसी प्रकार हमारे यहाँ सिक्कर से राजेंद्र पारीक को चुना. तो हमारे पास हम अपने एमएलए चुनते हैं. सरदारपुरा से अशोक गहलोत को चुना. इस प्रकार हम अपने एमएलए चुनते हैं जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव, हमारी बात रखते हैं आगे जाके, क्योंकि सारे लोग एक साथ विधानसभा हमारी पार्लियामेंट संसद में नहीं पहुंच सकते. तो हम अपने बिहाफ पर एक व्यक्ति को पावर देते हैं कि वो हमारी बात करे. तो कौन होगा, रिप्रेजेंटेटिव. इसलिए हमारे लोकतंत्र को क्या बोला गया, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज, क्योंकि हमने हमारे में से एक प्रतिनिधि आगे चुन के भेजा जो हमारी बात करता है. इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज. अब ये रिप्रेजेंटेटिव क्या है, हमारे बिहाफ पर विधानसभा में और लोकसभा में बात रखते हैं कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर अस, व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल टू whom they are representing. जिनको कि वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनमें क्या क्या समस्याएं आ रही हैं. तो ये हमारे बिहाफ पर बात करते हैं. ये सब सारी चीजें सही प्रकार से कब चलेंगी, जब यूनिवर्सल एडेल्ट फ्रेंचाइज होगा. व्हाट इज यूनिवर्सल एडेल्ट फ्रेंचाइज, हम इसकी डेफिनेशन पता नहीं. यूनिवर्सल सार्वभौमिक सब एडल्ट, हम युवा के लिए एक सर्टेन एज डिसाइड कर दी. वेस्क एक सर्टेन एज. फ्रेंचाइज राइट टू वोट, फ्रेंचाइज राइट टू वोट, वोट का अधिकार. यानी सबको वोट का अधिकार होगा तब ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी काम करेगी. यानी ऐसा नहीं है कि 5, 10, 15, 20 लोग ही अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं. सभी लोगों को एक सर्टेन एज के बाद राइट दिया जाए कि सब लोग अपना एक प्रतिनिधि चुने जो बात रखे. और भारत में ऐसा ही है. वी हैव गिवन द राइट टू वोट आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ एज. 18 साल या इससे ऊपर का कोई व्यक्ति होगा भारत में, उसको वोट का अधिकार है. वो रजिस्टर कराए इलेक्शन कमीशन के पास और वोट डाले.
तो ये है यूनिवर्सल डिफरेंस। हमने किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया, न महिला पुरुष का, न अमीर गरीब का, न धर्म के नाम पर, न जाति के नाम पर, यानी किसी भाषा के नाम पर, कोई हमने भेदभाव नहीं किया, सबको वोट का अधिकार दिया जिसकी उम्र 18 साल या इससे ज्यादा है। तो होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ढंग से काम कब करेंगे? जब ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होगा, सबको वोट का अधिकार होगा, सब लोग मिलकर अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, सबके अनुसार एक व्यक्ति चुना जाएगा, तब वास्तव में ये डेमोक्रेसी ढंग से काम करेंगी। ये हमें सुनने में बड़ा इजी लगता है कि यही तो होता है। हमें इसलिए इजी लगता है कि आजकल जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें यही तो होता है कि हम सब लोग वोट डालते हैं 18 साल से ऊपर के, तो इसी प्रकार सरकारें चुनी जाती है। लेकिन ऐसा पहले नहीं था। लेटर इन द 9th स्टैंडर्ड में आप पढ़ोगे अबाउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस क्रांति के बारे में, जहां वोट के अधिकार के लिए काफी लंबा स्ट्रगल किया गया 1789 के टाइम पर। उस टाइम के ऊपर वोट के अधिकार के लिए काफी लंबा संघर्ष किया। केवल किन को वोट का अधिकार था? ओनली द पीपल हु हैव सम प्रॉपर्टी, जिनके पास संपत्ति थी, अमीर लोगों को वोट का अधिकार था। और महिलाओं, उसमें भी महिलाएं उसमें भी शामिल नहीं थी। तो ऐसा नहीं है एकदम से मिल गया, इसलिए हमें आज इतना आसानी इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी है। उसी का एक आपके बराबर में बॉक्स में एक एग्जांपल दे रखा है, द स्ट्रगल मूवमेंट फॉर राइट टू वोट। ये महिलाओं से संबंधित है। अब ऐसा नहीं आसानी से वोट का अधिकार मिला। देखो अमेरिका में आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल द वुमेन गॉट राइट टू वोट इन 1920। अमेरिका के अंदर महिलाओं को वोट का अधिकार 1920 में मिला। देन आफ्टर इन यूके, यूनाइटेड किंगडम और द ग्रेट ब्रिटेन, द राइट टू वोट वाज गिवन टू वुमेन इन 1928। वहां भी महिलाओं को वोट का अधिकार 1928 में दिया गया। तो देखिए हमारी आजादी से केवल 19 साल पहले ब्रिटेन ने राइट टू वोट महिलाओं को दिया था। तो इसलिए अजीब नहीं लगना चाहिए क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था, कुछ एक लोगों को ही वोट का अधिकार था। इवन बिफोर इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले हमारे यहाँ भी हालत यही थी। इन द प्रोविंसेस एज वेल एज इन द प्रेसिडेंसीज व्हेन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आर मेड, जब हमारा विधान परिषदें बनाई गई टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडिया टू रेज देयर वॉइस, अपनी आवाज उठाने के लिए, तो उस टाइम पर वोट का अधिकार कुछ एक लोगों को दिया गया था। अब इसके खिलाफ महात्मा गांधी जी ने एक आवाज उठाई। उन्होंने बोला कि ये तो अनफेयर है, अनुचित है हमारे साथ कि कुछ एक लोग वोट का अधिकार दे दिया, वही लोग आगे जाके बात करेंगे। दे माइट टॉक अबाउट देयर इंटरेस्ट ओनली, वो केवल अपने हितों की बात करेंगे, और वो भी किसके आधार पर? केवल ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ, धन के आधार पर, प्रॉपर्टी के आधार पर वोट का अधिकार दिया गया। इसके लिए उन्होंने एक यंग इंडिया, एक न्यूज़पेपर और पत्रिका उस टाइम पर निकलती, यंग इंडिया। महात्मा गांधी ने इसके अंदर 1931 में लिखा कि इज इट फेयर टू गिव द राइट टू वोट टू द पर्सन हु कलेक्टेड द वेल्थ ओनली। उसने किसी प्रकार से भी कमाई हो, यानी कोई चोरी डकैती करता हो, उसके पास प्रॉपर्टी होगी तो राइट टू वोट मिल जाएगा। लेकिन एक वो व्यक्ति जो मेहनत से अपना पैसा कमाता है, दिन रात पसीना बहाता है, उसको वोट का अधिकार केवल इसलिए नहीं मिल रहा उसके पास पैसा नहीं है। इसमें साफ साफ लिखा है, पर्सन हु गॉट द वेल्थ इज राइट हैज गॉट द राइट टू वोट, एंड ऑन द अदर हैंड ए पर्सन हु इज स्वेटिंग डे एंड नाइट टू सर्वाइव एंड बट विद ए गुड कैरेक्टर, अच्छे चरित्र के साथ अपनी मेहनत से पैसा कमा रहा, उसको वोट का अधिकार किसी ने नहीं मिला कि उसके पास पैसा नहीं है। तो गांधी जी ने बोला है पूरी तरह से अनुचित है। इट्स नॉट फेयर विद द पीपल हु हैज नो वेल्थ और प्रॉपर्टी, जिनके पास पैसा नहीं है उनके साथ ये गलत है। इसलिए राइट टू वोट टू बी गिवन टू एवरीवन, तो सबको वोट का अधिकार मिले आफ्टर ए सर्टेन एज, एक विशेष उम्र के बाद, जब हम ये माने कि दे हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ गवर्नमेंट की, वो सरकार की जानकारी रखते हैं, समझ सकते हैं इस चीजों को, तो उसके बाद वोट का अधिकार दे दिया जाए। इन द बिगिनिंग राइट टू वोट वाज गिवन इन इंडिया एट द एज ऑफ 21। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमने 21 ईयर्स एंड अबोव के लिए वोट का अधिकार दिया था, लेकिन देन आफ्टर इट वाज चेंज्ड, उसके बाद इसको वापस चेंज करके 18 कर दिया गया। तो हमारे यहाँ राइट टू वोट किसको दिया? यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइज है भारत में, सबको वोट का अधिकार दिया गया है भारत में आफ्टर ए सर्टेन एज। तो इस लेसन में हमारे यहाँ गवर्नमेंट दे रखा, गवर्नमेंट है क्या, किस प्रकार काम करती है, कितने प्रकार की गवर्नमेंट्स हैं। हमने दो महत्वपूर्ण प्रकार पढ़े, हालांकि 3 है, मैंने पहले ही बताया था, डिक्टेटरशिप इज आल्सो देयर, लेकिन हमने इस लेसन में केवल 2 के बारे में डिस्कस किया, मोनार्चियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। उसके बाद हमने लेवल ऑफ गवर्नमेंट पढ़े, लेवल ऑफ गवर्नमेंट में हमने 3 पढ़े, आपकी बुक में केवल एक ही दे रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, देन आफ्टर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो हमने केवल डिस्कस किसके बारे में किया? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में।
उसके बाद कोई भी डेमोक्रेसी किस प्रकार सक्सेसफुल होगी, क्या जरूरी है उसके लिए, ये हमने पढ़ा कि हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होता है, क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन होने की वजह से सारे एक साथ बैठ के डिसीजन नहीं ले सकते, तो हम रिप्रेजेंटेटिव चुने। लेकिन उसका बेस क्या हो, यूनिवर्सल राइट फ्रेंचाइज, सब लोगों को वोट का अधिकार हो। ऐसा नहीं है वो इलिटरेट है, पढ़ना नहीं आता, उसको वोट का अधिकार नहीं है, गरीब है वोट का अधिकार नहीं है, महिला है वोट का अधिकार नहीं है, तो किसी को वोट के अधिकार से वंचित नहीं किया जाए। और इसका साफ साफ हमने देखा, महात्मा गांधी ने अपनी जो पत्रिका थी यंग जर्नल्स के अंदर इसका विरोध भी किया, यंग इंडिया के अंदर 1931 में। और अल्टीमेटली व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस, जब हमें आजादी मिली, तो हमने फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से ही यूनिवर्सल राइट फ्रेंचाइज को लागू कर दिया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स वी विल प्रोवाइड इन द PDF फॉर्मेट। इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन लीव ए मैसेज टू मी और कॉल टू मी टू आस्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।